बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के तकड़े खिलाड़ी शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा के बाद आज बिल आखिर पंजाब में दाखिल हुए हैं और पंजाब के अंदर उनकी इतनी दबंग एंट्री हुई है कि अवाम का समंदर निकल आया और पंजाब की हुकूमत की कांपें टांग गई हैं और अब दफा 144 नाफज कर दी गई है। लाहौर के अंदर भी इबाद फारूक के हल्के के अंदर एक बड़ा वाकया पेश आया है, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान का भांजा गायब है, ये आज रिपोर्ट की गई है। और ये खबर क्या है, बुशरा बीबी के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। बरतानवी सफीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के माबैन आज एक आम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया था और इमरान खान ने आज जेल के अंदर से मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से क्या कहा है, ये भी बड़ा एक आम मैसेज है जो आप तक पहुंचाना है। वीडियो बड़ी आम है, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज जो है वो आपको इल्म है, इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुजम्मल असलम जो खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और वहाँ उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। कुछ उन्होंने आम हदायत लेनी थी और ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा इजाफा है, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन जो उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, उनको इतला दी। और असल में मामला ये है कि आपको इल्म है कि अब मीडिया के नुमाइंदगान पर भी इमरान खान से बात करने पर पाबंदी है। तो यही अब रिपोर्ट्स आएंगी, जो लीडरशिप जाके मिल आएगी तो वो जो आकर बताएगी तो वही असल जो है वो इमरान खान का मौक़िफ़ होगा। तो उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब से मुंसलिक रजीम चेंज से मुतल्लक प्रापेगंडा की मैंने बात की। आगे से वो हंसे और बोले, मेरी हुकूमत ख़त्म होने से चंद माह पहले सऊदी अरब के दौरे में मेरे बगैर इसरार किए मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी $3 अरब का डिपॉजिट जारी किया और $1.2 अरब की ऑयल फिजिबिलिटी भी दी, जो आज तक पाकिस्तान की ऑयल फैसिलिटी दी, जो आज तक पाकिस्तान के पास अमानत है। और सिर्फ एक हफ्ता पहले मेरी हुकूमत के जाने से दूसरी OIC का इनेकाद सऊदी अरब के तावन के बगैर मुमकिन ही नहीं था। आखिर में बोले कि बोलने वाले कुछ अकल का इस्तेमाल करें, यानी ये शेर अफजल मरवत को उन्होंने पैगाम दिया है। अब दूसरी तरफ से उनको पता है कि शेर अफजल मरवत एक दबंग आदमी है और बड़ा वफादार है, तो उसको टास्क भी दिया है कि जलसे करो, लोगों को मोबिलाइज करो। तो अच्छा, अब ये एक तो मामला है जो वजात जो प्रोपेगेंडा 2 दिन से हो रहा है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इसकी जो वजात है वो जारी की गई है। दूसरी बड़ी आम मामला है और वो है बरतानवी जो सफ़ीर हैं उनके साथ, बल्कि हाई कमिश्नर हैं, उनके साथ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर उन्होंने बामी जो तावन और ममालिक की जो सूरत हाल है उस पर डिस्कशन की है। ये डिटेल्स जो है वो उन्होंने आज दी हैं और उसके अंदर यकीनी तौर पर जो है वो एक ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं की गई। ये वही सफारतकार हैं बरतानिया की जो पहले मरियम नवाज से, जरदारी से और बहुत सारे लोगों को मिलते रहे हैं और ये वही लोग हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुलाकातें करते हैं। तो सफारतकार मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के साथ मुलाकातें रूटीन के अंदर करते रहते हैं। तो ये इस हवाले से एक इंतहाई आम मुलाकात है। अब दूसरा जो है वो मामला है हसन नियाज़ी का। आज तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों की आज फौजी अदालतों के अंदर जिन सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है उनकी आज मुलाकातें थी। तो आज जो है वो वहाँ से हसन नियाज़ी और उनके एक साथी वहाँ से गायब हैं, वो मौजूद नहीं है। अब उनको गायब करके वहाँ से किधर लाया गया है, कहाँ रखा गया है, इसकी कोई इतला मौजूद नहीं है। चूँकि वहाँ जो कैदी हैं बाकी, उन्होंने बताया है कि अब यहाँ हसन नियाज़ी और उनके जो साथी हैं वो मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल है जो उन्होंने रखी है। अब ये इमरान खान के भांजे हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, लेकिन उनके साथ ये रवैया बहरहाल रवा रखा जा रहा है। बुशरा बीबी जो है उनको जहर दिए जाने का खदशे का इजहार हुआ है, लेकिन लगता ऐसे है कि इमरान खान ने जो बयान दिए हैं 2 दिन पहले और इससे एक हफ्ता पहले भी, तो उसके शायद असरात हैं या मामला कुछ वाकई पेचीदा है और हुकूमत डर रही है
یا ادارے ڈر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جو عمران خان کا خدشہ ہے جس کا اظہار کیا ہے خدا نخواستہ ویسا ہی ہوا ہے، تو اب عمران خان کا یہ موقف ہے اور بشرا بی بی کا اپنے وکلاء کے ذریعے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر کیا جائے. پھر جو حکومت ہے جیل حکام انہوں نے کہا جی ہم وہاں سے تو نہیں کروا سکتے، ہم سرکاری ہاسپٹل میں کرواتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ سرکاری سے نہ کروائیں، آپ پرائیویٹ سے کروائیں، چونکہ مینج تو پرائیویٹ بھی ہو جائے گا سرکاری بھی ہو جائے گا، لیکن آپ رزلٹ جو بھی لینا چاہیں گے وہ بن جائے گا. لیکن جو بھی رزلٹ ہو، جو بھی صورتحال ہو، وہ ڈاکٹر عاصم جو پرسنل معالج ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے، ان کی موجودگی کے اندر ہونا چاہیے. اب یہ شرط حکومت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ دال کے اندر کچھ کالا ہے یا مزید حکومت سسپینس کریٹ کر رہی ہے، یا عمران خان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا یہ رد عمل ہے. تو بشرا بی بی کی اینڈوسکوپی نہیں ہونے دی جا رہی، ان کے ٹیسٹ نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں. یہ مزید جو صورتحال ہے اس معاملے کے اندر انتہائی تشویشناک ہے، جو تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر اور عمران خان جو ہے ان کی پریشانی کے اندر بھی اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اب جو ہے وہ آپ کو علم ہے شیر افضل مروت یہ تحریک انصاف کے دبنگ رہنما ہے اور اس وقت کراؤڈ پلر ہیں، جہاں پر جاتے ہیں عوام کا سمندر امڑ آتا ہے. اور عمران خان کے بعد جو سب سے عام لیڈرشپ تھی نظریاتی فکری وہ مراد سعید ہے. مراد سعید چونکہ اس وقت سامنے نہیں آ سکتے، تو اس خلا کو بہترین اور بہادری کے ساتھ جس شخص نے فل کیا ہے وہ شیر افضل مروت ہے. بیانات چونکہ پارٹی ڈسپلن کا وہ کبھی حصہ نہیں رہے، اور کچھ آپ کو علم ہے مصلحت پسندی کا وہ شکار ہوتے نہیں ہیں، دبنگ ہے، تو وہ گفتگو بھی ایسے بے باک کر جاتے ہیں اور بعض اوقات اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. تو انہوں نے بتاتے بھی ہیں کہ بھئی میرا یہ ذاتی موقف ہے. اچھا یہاں پر جو ہے شیر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، پنجاب والوں کو کہا گیا کہ تیار ہو جاؤ. آج تلا گنگ کے اندر جو ضمنی انتخاب ہے وہاں پہ ایک ریلی تھی، پہلی ان کی انٹری چکوال میں ہوئی ہے، بھرپور استقبال ہوا ہے، لوگوں نے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، پھولوں کی برسات کی گئی ہے، لوگوں نے بڑی والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان کا جو کھلاڑی ہونے کے ناطے جو ہے ان کو بڑا جو ہے وہ عوام کی حمایت حاصل ہوئی ہے. اب ان کے جو ہی پنجاب کے اندر انٹری ہوئی ہے مختلف ضمنی جہاں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں انہوں نے جانا ہے. اور عجیب تماشا ہے اس ملک کے اندر، الیکشن سے پہلے بھی تحریک انصاف کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی. یہ بڑا ظلم ہے، یہ غیر جمہوری، غیر قانونی، یہ بالکل ہتھکنڈے ہے، یہ جمہوریت دشمنی ہے. ایک پارٹی کے خلاف دفعہ 144 ہے، باقی دن دناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گرفتار کرتے ہیں، کبھی لاؤڈ سپیکر کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی مجمع خلاف قانون کا بہانہ بناتے ہیں، ان لافل اسمبلی کا، 4 یا 5 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے. اب اس بنیاد پر آپ دیکھیے کہ مریم نواز حکومت کی ایسی کانپیں ٹانگ گئی ہیں. چلے پہلے تو ہم کہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، دوسرے نے کر دیا. بھئی اب تو پنجاب کے اندر مریم نواز حکومت کے اندر قابض ہے، تو اب بھی آپ کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ اتنے عوام سے ڈرے ہوئے ہیں ان کی حق رائے دہی سے کہ اب آپ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے تاکہ کوئی جلسہ نہ ہو، کوئی جلوس نہ ہو. تو بھئی جلسوں اور جلوسوں کے بغیر یہ کیا جمہوریت ہے، یہ کیا الیکشن ہے؟ یہ تو ایک عجیب قسم کا تماشا ہے. تو یہ کام شیر افضل مروت تو چھا گیا ہے، یعنی وہ کامیاب ہو گیا ہے، پنجاب کی عوام نے اس کو ریسپانس بھی دیا ہے. اب ایک ایسا بندہ جو آج پنجاب میں داخل ہوا ہے اور آپ کی کانپیں ٹانگی اور آپ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. جہاں جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب حکومت نے ضمنی انتخابات کے دوران دفعہ 144 امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. محکمہ داخلہ نے 10 اضلاع میں دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس میں لاہور، قصور، چکوال، گجرات، بھکر، وزیر آباد، ناروال، شیخوپورہ، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان شامل ہیں. ہر قسم کے اسلحے کی نمائش، باقی یہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ بھئی جلسے جلوس نہیں کرنے. اور پہلے وزیر آباد کے اندر 10 لوگ جو کمپین پہ لگے ہوئے تھے ان کو اٹھا لیا ہے 9 مئی کے سمندر کے اندر، جس کو چاہ غرق کر دیا، ضمانت پہ تھے وہ. اب جو ہے وہ NA 119 سے تحریک انصاف کے نامزد امیدوار میاں شہزاد فاروق، ان کے دفتر پر پولیس نے دھاوا بولا ہے، ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا گیا ہے. اب یہ حالات ہیں، یعنی تحریک انصاف کا جہاں جس الیکشن کمپین کے اندر
5 या 5 से ज्यादा बंदे जमा नहीं जी हो सकते। इसका मतलब है कि आप फिर भाई इलेक्शन की क्या जरूरत है। कौमी इलेक्शन भी आपने ढगोसला किया, फॉर्म 47 वाली कौम के खिलाफ बदमाशी की, और अब आप ज़िमनी इंतखाबात में ये कर रहे हैं। और ये जनाब ये इस वक्त तो शेर अफजल मरवत तो कामयाब हो गया भाई, उसकी आमद आपने कामयाब कर दी है। अवाम तो उसके साथ खड़ी हुई जलसों में शिरकत के लिए, और आप जो है वो आप देखें ये हालात हैं। ये है जी एक तरफ की सूरत हाल। अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखें कि इस वक्त जो हालात हैं वो डेरा इस्माइल खान के अंदर ये बड़ा नाखुशगवार वाक़या आया। तहसील ड्राबन है, वहां पर दराबन थाना दराबन की हदूद है। सगुर रोड पर कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की है। कस्टमर एहलकार अपने मामूल की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। फायरिंग से 4 कस्टम्स एहलकार मौके पर शहीद हुए। फायरिंग से कस्टम्स एहलकारों की गाड़ी सामने आने वाली गाड़ी से टकराई है। कस्टम्स एहलकारों की गाड़ी टकराने से दूसरी गाड़ी में सवार एक बच्ची और एक शख्स जख्मी हुई है। शोदा और जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा इस्माइल खान मुंतकिल किया गया है। ये दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ना शुरू हो गए हैं। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे दावतनामे दिए हुए थे रियासती मेहमानों को, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा, तीनों सर्विसेज चीफ, वो आज मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, चारों गवर्नर्स भी मुश्तरका इजलास में आज शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी वो भी इजलास की कार्रवाई में शरीक नहीं हुए। तो सदर जो जरदारी साहब हैं उनका ये खिताब बड़ा फीका फीका था। अब वो क्यों नहीं है शरीक हुए, तो अल्टीमेटली बज़ाहिर वही है कि नारे लगेंगे। फिर अगर किसी ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात कर दी तो वो भी मामला होगा। काजी फायद ईसा के खिलाफ बात की, फिर भी मसला बन जाएगा, चूंकि सब के हवाले से खदशात और इल्ज़ामात हैं। बाकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। बग़ैर जो है वो तज्ज़िया खबर नहीं है। मेरे असेसमेंट और तज्ज़िया यही है कि इन्हीं बुनियादों की वजह से जो है वो शायद शिरकत नहीं हुई। बाकी अगर कोई वजाहत आई तो वो भी आपके सामने रख देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।